हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं डॉक्टर डी कुमार। आज का ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन फॉर 2026 इस सेशन, आज को जो सेशन होगा वो थर्ड सेशन होगा। इससे पहले आप लोग को ऑलरेडी मैं 2 सेशन करा चुका हूं और दोनों सेशन को मैं अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पर। सेशन नंबर 1 में था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेशन नंबर 2 में था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और आप लोग देख भी रहे होंगे, आपको अच्छा लग भी रहा होगा। आपको अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आपके अधिक से अधिक दोस्त इस चीज से लाभान्वित हो सके। प्यारे, जैसा कि मैं बताता आया हूं कि अगर दिलो दिमाग में ये बैठा लो कि अगर डी कुमार के साथ अगर तुम बने रहो न, अगर तुम बना रहा तो जीत आपकी पक्की है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा मेरे साथ बने रहो, हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह बने रहो, ठीक है। तो इस आशा और विश्वास के साथ कि तुम अंत तक देखोगे इस वीडियो को, मैं आगे ले चलता हूं और शुरुआत करता हूं एक एक क्वेश्चन का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेशन नंबर 3। ओके, तो चलते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट is felt by pregnant women during which month of pregnancy? किस महीने में जब कोई नारी गर्भवती हो जाती है तो उस गर्भवती नारी में किस महीने में ये फील होता है कि मेरा बच्चा पहली बार मूवमेंट किया? पहली बार मूवमेंट कब फील होता है? इसको बोलते हैं क्विकेनिंग भी बोलते हैं। तो प्यारे, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, आप चारों चॉइस पूरा अच्छे से पढ़िए। 3rd मंथ, 5th मंथ, 7th मंथ, 9th मंथ। इसका आंसर क्या होगा? 5th मंथ। पहली बार वो प्रेग्नेंट लेडी जो बच्चे का जो मूवमेंट जो फील करती है वो कब? ड्यूरिंग 5th मंथ। एकदम क्लियर कट ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे? 5th मंथ। अब देखिए इसके सॉल्यूशन में आप जाइए, ये वर्ड पढ़िए। इसको हम लोग क्विकेनिंग भी कहते हैं। क्विकेनिंग जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है जो माँ फील करती है उसको क्विकेनिंग कहते हैं। तो इसको ये क्विकेनिंग वर्ड याद रखिए। अगर क्विकेनिंग वर्ड आ जाए तो भी लिखिएगा 5th मंथ। ओके। टोटल नंबर ऑफ ओवम रिलीज्ड बाय वन ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग इट्स होल रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम। एक नारी अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम में टोटल कितना ओवम को रिलीज करती है? तो इसका आंसर आप बोलिए क्या होगा? आप चॉइस पढ़िए पूरा। ए में लिखा है 200, बी में लिखा गया है 450, सी चॉइस में लिखा गया 4500 और चॉइस जो डी है उसमें क्या लिखा गया? 2000। तो प्यारे, आपको जैसा कि हमने आपको बताया भी था जोड़ करके कि लगभग कितना होता है? 450। कैसे? मान लो कि 13 से 15 साल के बीच में, मान लो कि 14 साल में 14th जब जो उसका जो एज आता है 14th ईयर्स ऑफ एज, तो मान लो उस समय वो उसका पहला मेनार्की हुआ और उसके बाद से लेकर मान लो 50 साल तक, 50 साल की उम्र तक उसमें क्या हुआ? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहा। उसके बाद मेनोपॉजल आया। तो 14 से 50 के बीच में अगर हम मोटा मोटी एक आंकड़ा निकाले तो 36-37 साल का आंकड़ा हुआ। मान लो 36 साल ही तत्काल ले लो। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और आप जानते हो कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिनों का होता है, मोटा मोटी 1 महीना। तो एक साल में 12 महीने होते हैं। तो आप 36 को 12 से गुना कर दो। 36 के 12 से गुना करोगे तो देखिए कितना आ रहा है, जरा आप लोग भी करके देखिएगा। तो प्यारे, इतना देखिए, यहां पर देखिए इतना आया ना। तो मोटा मोटी कितना आया? 450, 450। यहाँ 442 है तो लगभग 450। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 450। तो प्यारे, इसमें टिक मारिए 450। मान लो 450 नहीं रहे, इसी के इर्द गिर्द कोई ऑप्शन रहे तो आप उसे मारेंगे। इसीलिए इसका आंसर हो गया 450। अगला है सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल कहां पाए जाते हैं? अरे कितना इजी सवाल है। सर्टोली सेल कहां पाया जाएगा? टेस्टिस में। इसमें क्या सोचना है यार? सर्टोली सेल याद आया? ये मान लो ये क्या है? टेस्टिस का जब टीएस करोगे, टीएस ट्रांसफर सेक्शन करोगे तो टीएस में क्या है, क्या क्या दिखाई पड़ेगा? ये सब क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं ठीक से दिखा रहा हूं पूरा। और इसे दीवार में क्या होता है? ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, है ना। ये सेल कौन है? जर्म सेल है, स्पर्मेटोगोनिया है।
और बीच बीच में एक लंबे लंबे सेल होते हैं। तो ये छोटे छोटे सेल का नाम है जर्म सेल, और जो लंबे लंबे सेल इसका नाम है सर्टोली सेल। इसी सर्टोली सेल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। और सर्टोली सेल का नाम क्या है, और भी नाम क्या है, नर्व सेल, और भी क्या नाम है, सस्टेंटाकुलर सेल्स। तो इस पर अब जब से मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं तो सर्टोली सेल पर 3-4 क्वेश्चन आप अपने आप कर जाइए, पूरी दिमाग में सारी बातें ले आइए कि सर्टोली सेल क्या करता होगा, ताकि अगर ये क्वेश्चन नहीं अगला क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप एग्जाम में मिस मत करो। चलिए आंसर होगा टेस्टिस। आगे चलते हैं अगला, द एस्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के टेम्परेचर को आपके कोर बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर इसको मेंटेन करता है। कितना कितना लो, आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और 37 डिग्री सेल्सियस पर अगर टेस्टिस रहे, अगर बॉडी में टेस्टिस रहे, तो उतने डिग्री टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है। इसलिए गॉड ने क्या किया कि जो टेस्टिस होता है उसको एस्कोटम में रख दिया गया। तो एस्कोटम में रखने से क्या फायदा हुआ, तो आप लोग को बताए हुए थे, आप खुद पढ़े भी होंगे, 2 से 2.5 डिग्री नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर पर उसको मेंटेन करके रखता है एस्कोटम। ये जो एस्कोटम है, इस पर जो टेस्टिस है, ये जुबरना कोलम से क्या हुआ, ऐसे सटा रहता है। ये क्या है, ये सेप्टम है। ये दोनों टेस्टिस जो है इस एस्कोटम के अंदर में कितने टेम्परेचर पर आता है, तो हमारा जो बॉडी का जो कोर बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 से 2.5 डिग्री कम है ना, और इतना ही डिग्री टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस संभव हो पाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2 to 2.5 डिग्री लेस देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अगला, चूज द इनकरेक्ट पेयर। इस चारों चॉइस को पढ़िए और जो इनकरेक्ट है उसे आप ढूंढ लीजिए। पहला पढ़िए, लिडिक सेल कहता है कि सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे आप टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, क्या वो हार्मोन निकालता है, तो हाँ भाई ये तो सही लाइन है। अगला, भास इफ्रेंसिया एंड एपिडिडाइमिस, ये बोलता है एक्सेसरी डक्ट से। हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को छोड़ दो, उसके आगे जितना भी था, रेटी टेस्टिस, भासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस, ऑल दीज आर एक्सेसरी डक्ट्स, बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नॉट द एक्सेसरी डक्ट्स। तो ये दोनों भी। अगला, भास डिफरेंस लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यस, भास डिफरेंस क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर पर ऐसे क्या करता है, ऐसे आगे जाता है, लूप करता है, और पीछे में जाकर किससे मिलता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसको बोलते हैं लूप्स करना। यस, ये भी लाइन सही है। अब ये पढ़िए, इजेकुलेटरी डक्ट किससे मिलता है, तो कहता है भासा इफ्रेंसिया और सेमिनल वेसिकल। ये लाइन गलत है, क्योंकि इजेकुलेटरी डक्ट भासा इफ्रेंसिया नहीं, भास डिफरेंस, इसका नाम था भास डिफरेंस, और ये था सेमिनल वेसिकल का डक्ट। ये दोनों जब मिलता है तब जाके बनता है इजेकुलेटरी डक्ट। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कहता है इनकरेक्ट चूज कीजिए, इनकरेक्ट। तो ये तीनों तो सही है, आंसर तो क्या होगा, डी, क्योंकि जो डी में लाइन लिखा गया है वो इनकरेक्ट सेंटेंस है। आगे चलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल इज फाउंड इन। ग्राफियन फॉलिकल कहां पाए जाते हैं, बड़ा इजी सवाल है, पढ़िए भैया। टेस्टिस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ओवरीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, लीवर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ओवरीज ऑफ फ्रॉग। आंसर क्या होगा, ह्यूमन बींग के ओवरी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यूटेरस इज रिलेटेड टू। यूट्रस का रिलेशन किससे है, क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, क्या फीमेल से है, क्या प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, कि ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा, फीमेल। ये सब तो सो इजी सवाल है बच्चे। आगे चलता हूं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ वन फीमेल गैमेट विथ वन मेल गैमेट, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, है ना। अब देखिए ये कहां होता है, इंटरनल। तो देखिए स्टारफिश, बोनी फिश, एम्फीबियन, ये तीनों में क्या होता है, एक्सटर्नल। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं शार्क, ये शार्क में क्या होता है, शार्क में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और इस सब में एक्सटर्नल है। देखिए आंसर यहां भी आप देख सकते हैं। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कब लगभग बन जाता है, ठीक है। तो बस जानते हो ना कि 14वां दिन आते आते ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है। इसका मतलब क्या है, 14वां दिन जो मिड साइकिल है, मिड साइकिल से 1-2 दिन पहले बन जाता होगा। तो मिड साइकिल अगर 14 दिन मानता हूं कि 14वां दिन अगर मिड साइकिल है, तो उसमें 2-3 दिन अगर घटा दिया जाए तो क्या होगा, या तो 11, 12, 13 यही। तो इसलिए आंसर क्या होगा, या उससे आगे भी, कोई जोड़ नहीं कि 14th डे ही हो, उससे 1-2 दिन बाद भी हो, इसलिए उसमें जोड़ दीजिए 14th डे से 2-3 दिन पहले और 14th डे के 2-3 दिन बाद। इसमें कभी भी ग्राफियन फॉलिकल बन सकता है, कभी लेट सेट आगे बनता है,
ठीक है, इसलिए आंसर होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के 11 से 17 दिन के बीच में। अगला क्वेश्चन है प्यारे, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम। प्यारे ये क्या होता है स्पर्मिएशन? स्पर्मिएशन का मतलब होता है, ये आप 4 चॉइस पढ़िए, एकदम आसान आपको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत याद आएगा आपको थ्योरी। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, भास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेटिकल। आंसर क्या होगा? ए। क्योंकि मैंने बताया था कि जब स्पर्म बन जाता है, जब स्पर्म बन जाता है स्पर्मेटोगोनिया से, तो वो कहां आता है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में अपना अपना क्या करता है? मुंह धसा लेता है, और ये सर्टोली सेल में अपना अपना मुंह धसा लिया और सर्टोली सेल से खाना खाते रहता है। सर्टोली सेल बीच बीच में डांटता है कि ए स्पर्मेटोजोआ, ए स्पर्म, जल्दी जल्दी यहां से निकलो, तुम लोग सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकलो, फटाफट निकलो, क्योंकि तुम जब तक रहोगे खाना खाते रहोगे। अरे भैया, जो नया नया स्पर्म बन रहा है उसको भी तो खाने का मौका दो। तुम ही एक बार मुंह धसाया, मुंह धसाए हुए हो, इसीलिए उसको निकाला जाता है। यानी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से उसको रिलीज किया था, तुम निकलो निकलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, रेटी टेस्टी जाओ, आगे बढ़ो। तो स्पर्म को सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकाला जाना, रिलीज किया जाना, इसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? स्पर्मिएशन। तो आंसर क्या होगा? ए। आगे है एक्रोजोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू। एक्रोजोमल रिएक्शन कब होता है? आप चारों चॉइस पढ़िए, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। आपने पहला चॉइस पढ़ा, इट्स कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवा, रिएक्शन विद इन द यूटेराइन एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल, रिएक्शन विद इन द एपिडिडाइमस एनवायरनमेंट ऑफ द मेल, एंड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द यूटेरस। आंसर तो क्लियर है कि जब जोना पेलुसिडा, ओवा के जोना पेलुसिडा से जब ये सटता है, तब जाकर के एक्रोजोमल रिएक्शन शुरू होता है। देखिए इनफैक्ट वास्तव में होता क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि ओवा के जोना पेलुसिडा से सटेगा स्पर्म तभी जाके एक्रोजोमल रिएक्शन होगा। ये तो चॉइस के अनुसार आपका आंसर ये होगा, बट रियल आंसर क्या है इसका? कि जब ये क्या है? देखो, ये है सेकेंडरी oocyte, ये उसका क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? उसका न्यूक्लियस। और ये सब देखो, आप देख रहे हो, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है। और ये क्या है? ये जोना पेलुसिडा है। ये पेरीवाइटलाइन स्पेस है। इस पेरीवाइटलाइन स्पेस में क्या है? 2 पोलर बॉडी है। और उसके बाद ये सब क्या है? देखो, ये कोरोना रेडियाटा है, ये कोरोना रेडियाटा है, ये कोरोना रेडियाटा है। और प्यारे, इसके चारों तरफ भी एक होता है ग्राउंड सब्सटेंसेस। यहां पर जब स्पर्म पहुंच जाता है, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओवा के यानी सेकेंड, ये जोना पेलुसिडा से सटता है तब जाकर के एक्रोजोमल रिएक्शन होता है। ये बात सही है, वहां भी होता है, लेकिन उसके सटने से पहले यहां जब आया उसी वक्त शुरू हो गया। जैसे यहां आया, एक्रोजोम बैग फट जाता है, एक्रोजोम बैग से 3 एंजाइम निकलता है और तीनों एंजाइम काम शुरू कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार तो भैया यहां पर यही आंसर मारोगे, क्लियर करना कि जब ओवा के जोना पेलुसिडा सटता है तब जाके शुरू होता है। चलिए आगे, which of the following hormone is not secreted by the human placenta? ह्यूमन प्लासेंटा से कौन हार्मोन नहीं निकलता है? तो भैया ये तो निकलता ही है, ये तो निकलता, ये तो निकलता, ये नहीं निकलता, ये तो निकलता पिट्यूटरी से। एलएच का फुल फॉर्म क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एससीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। एस्ट्रोजन समझ ही रहा है। तो ये क्या होता है? ये नहीं निकलता है। कहां से? तो प्लासेंटा से। आंसर देख लीजिएगा। अगला, आफ्टर ओव्यूलेशन द ओवम इज सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये बेटा ये क्या है? ये ओवरी है। और मैंने बोला था कि यहां ग्राफिन फॉलिकल है। ग्राफिन फॉलिकल कौन बना के चला गया? यहां पर प्राइमरी फॉलिकल था। प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफिन फॉलिकल किसने बनाया? एफएसएच। एफएसएच अपना काम करके चला गया। एफएसएच जब अपना काम कर देता है, यानी प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफिन फॉलिकल बना दिया, तो वक्त किसका आता है? एलएच का। एलएच आता है और इसको फाड़ देता है, ये बस्ट कर जाता है एलएच के प्रेजेंस में। जब एलएच का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं एलएच सर्ज। ये फट जाता है। इसके फटने से क्या निकलता है? ओवम, यानी जिसको आप ओवम कहते हो बोलचाल की भाषा में, रियली ओवम नहीं है। ये है क्या? सेकेंडरी oocyte है, जो कहां फंसा हुआ है? मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में फंसा हुआ है। बट लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि 14वां दिन ऑन एन एवरेज क्या होता है कि ग्राफिन फॉलिकल फट जाते हैं और अंदर से ओवम बाहर आ जाते हैं, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। बट वो ओवम है नहीं, वो सेकेंडरी oocyte है। तो माय डियर,
जब ये सेकेंडरी ओसाइट बाहर आता है यानी ओवम बाहर आता है तो इसके चारों तरफ कुछ पहरेदार होते हैं, कुछ गार्ड सेल्स होते हैं ऐसे करके। इसका नाम क्या है? इसी का नाम है कोरोना रेडियाटा। ये सारा सेल क्या है? कोरोना रेडियाटा है। ये सारा सेल क्या है? कोरोना रेडियाटा है। आया? तो इसका आंसर क्या होगा? कोरोना रेडियाटा। आगे चलता हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्सिन। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्सिन किसमें होगा? तो आप लोग तो बताए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहां होता है? प्राइमेट्स की नॉन प्राइमेट, प्राइमेट में, प्राइमेट के फीमेल में। तो देखिए ये भी प्राइमेट, ये भी प्राइमेट, ये भी प्राइमेट, ये भी प्राइमेट, ये भी प्राइमेट। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। अगला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम व्हिच सेल? किस सेल से निकलता है? ये तो बड़ा आसान है यार, ये जो बताए थे देखिए, सेमिनिप्रेस्टिब्यूल, 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 सेमिनिप्रेस्टिब्यूल और सेमिनिप्रेस्टिब्यूल के जो बीच बीच में जगह होते हैं प्यारे, इस जगह को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेशल सेल का, ये जो सेल का गुच्छा नजर आ रहा है, इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल। और इसी लिडिक सेल से क्या निकलता है, या इसी इंटरस्टिशियल सेल से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको मर्दों वाला हार्मोन कहते हैं, एंड्रोजन कहते हैं, जो मर्दों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो आंसर क्या होगा प्यारे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से निकलता है? तो आंसर होगा इंटरस्टिशियल सेल। प्यारे अब जो है अगला क्वेश्चन मैं डील करूं, उससे पहले थोड़ी मैं जानकारी दे दूं कि 12th का जो न्यू बैच है, आप लोग को जैसा कि पता है, आप लोग का जो एग्जाम, जो आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है वो 2 फरवरी से होने वाला है। और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, इसके लिए मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि उसी दिन 2 फरवरी को ही मेरा नया बैच 12वीं का स्टार्ट हो रहा है। उस दिन 12वीं का एग्जाम भी हो रहा है उधर, और इधर मैं 12वीं का एक नया बैच भी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। इनफैक्ट 2 फरवरी से 3 बैच में अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, 3 बैच का मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये तीनों बैच का टाइमिंग होगा सुबह 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। तीनों बैच 2 फरवरी को ही खुलने जा रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा 2 फरवरी। चलिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज कॉल्ड। गैमिट का फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कितना आसान है, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस एकदम इजी इजी सवाल है, एकदम चुटकी में, एकदम चुटकी बजाइए बन जाएगा, गैमिटोजेनेसिस। अगला, चलिए अगला, एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर। स्पर्म का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, अगर मान लो कि ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, तो यहां पर क्या होता है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एक्रोजोमल, ये एक्रोजोम बैग है ना। यहां पर क्या होता है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, इसको क्या होता है? एक्सियल फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट यहां से लेकर यहां तक होता है, बाद वही कंटिन्यू करता है। और यहां पर क्या होता है? देखिए, ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये क्या होता है? एक्रोजोम, इसका नाम है एक्रोजोम, एक्रोजोम प्यारे। और वही पूछना चाह रहा कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्पर्म, ये पूरा का पूरा क्या हुआ? ये हेड हुआ, और हेड का जो एंटीरियर पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? एक्रोजोम, और इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा? एक्रोजोम। क्या आंसर होगा? एक्रोजोम। नेक्स्ट यही एक्रोजोम है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक्रोजोम इज अ पार्ट ऑफ, एक्रोजोम इज अ पार्ट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म, मिडिल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म, प्राइमरी ओसा ब्लास्ट। आंसर क्या होगा? हेड ऑफ। अभी अभी मैंने बताया था कि स्पर्म के हेड के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर मोस्ट पार्ट एंड द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। एंटीरियर मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्रोजोम, और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है। वही क्वेश्चन तो पूछना चाह रहा है, ये किसका पार्ट है? तो ह्यूमन स्पर्म का पार्ट है, ह्यूमन स्पर्म के हेड का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। द भास डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज। यानी भास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के डक्ट से हाथ मिलाता है और यूरेथ्रा में जाके खुल जाता है, क्या बन के? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा? इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट। चलिए
अगला, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय, यानी आपको पता है ना कि सीमेन क्या होता है। सीमेन में होता है सेमिनल प्लाज्मा, देखिए सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। सीमेन बराबर क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। और स्पर्म तो समझते हो कहां से आता है, स्पर्म आया टेस्टिस से, और सेमिनल प्लाज्मा किससे बना, तो आपके बॉडी में यानी ह्यूमन मेल के बॉडी में जो 3 प्रकार के एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड अपनी अपनी बॉडी से कुछ कुछ सिक्रीट करता है। तो तीनों के सिक्रेशन के मिलने से क्या बनता है, सेमिनल प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा में अगर टेस्टिस से स्पर्म आ जाए तो चारों अगर मिल जाता तो क्या बन जाता है, सीमेन। तो प्यारे क्वेश्चन पूछता है कि सेमिनल प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्ट है सीमेन का, वो किस किस से कंट्रीब्यूट होता है, तो इससे भी होता है कंट्रीब्यूट, इससे भी होता है, इससे भी होता है, इससे नहीं, यानी 1 2 4 1 2 4 1 2 4 जो लिखेगा वही आंसर होगा, 1 2 4 आंसर लिखा है बी, तो आंसर हो गया बी। चलिए अगला, एक्रोजोम ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन इंसान में जो स्पर्म होते हैं, ह्यूमन स्पर्म, उसमें एक्रोजोम किस चीज से मिलने से बना होता है, ये टू दी पॉइंट है प्यारे, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी आकर के असेंबल हो जाता है, ठीक है, और उसी गोल्जी बॉडी के असेंबल होने से उसके ग्रुप से मास ऑफ गोल्जी बॉडी क्या बनाता है, एक्रोजोम बनाता है। सो इसका आंसर क्या होगा, गोल्जी बॉडी। मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म का मूवमेंट कैसे होता है, तो आप जानते हो कि स्पर्म में क्या होता है, टेल होता है, हेड नेक मिडिल पीस, और हेड नेक मिडिल पीस और टेल। तो टेल के मूवमेंट से जो टू एंड फ्रो ऐसे से करता है, उसी से जो इसको बोलते हैं फ्लैजुलर मूवमेंट ऑफ द टेल, फ्लैजुलर मूवमेंट ऑफ द टेल, और इसी से क्या होता है, इसका मूवमेंट होता है। और इसको एनर्जी कहां से आता है, मिडिल पीस से। कोई एक भी क्वेश्चन हो सकता है कि स्पर्म जो टेल हिलता है, टेल को हिलाने के लिए एनर्जी कहां से आता है, तो मिडिल पीस से एनर्जी दिया, मिडिल पीस, ठीक है। लेकिन स्पर्म में मूवमेंट कहां से हुआ, मिडिल टेल के कारण। टेल को एनर्जी कहां से आया, मिडिल पीस में। क्यों, क्योंकि मिडिल पीस के पास क्या है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन, ग्लूकोज लुटेंगे तो वहां क्या बनेंगे, एटीपी बनेगा, वही एटीपी एनर्जी देगा उसको। इसीलिए यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, टेल। लेकिन पूछेगा टेल को एनर्जी कौन देगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर होगा मिडिल पीस, मिडिल पीस एनर्जी देता है। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में। Which of the following cell is haploid, कौन सेल हैप्लोइड है, ये तो आप लोग पारंगत हैं। आप लोग को अगर प्लोइडी बोलना है कि डिप्लोइड कौन है, हैप्लोइड कौन है, ट्रिप्लोइड कौन है, तो आप लोग बिल्कुल पारंगत। तो प्यारे उगोनिया, ये क्या है, 2n, ये डिप्लोइड है। प्राइमरी oocyte क्या है, 2n है। जाइगोट क्या है, ये तो सब पता है, जाइगोट्स आर ऑलवेज डिप्लोइड, यानी आपके पास बच किया गया सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte क्या है, सेकेंडरी oocyte क्या है, हैप्लोइड, ये क्या है, हैप्लोइड। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, और सी के थ्रू जाइए आप। Which of the following implant in the lining of uterus, ये जो यूट्रस आप लोग को बताए थे कि प्यारे ये तो फैलोपियन ट्यूब है, ये तो फैलोपियन ट्यूब है, देखिए ये यूट्रस है, और यूट्रस का जो इनर लाइनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम में आकर के कौन इम्प्लांट होता है, तो उसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। छठा से सातवां दिन आकर के ब्लास्टोसिस्ट, जो कि 64 सेल का होता है, अंदर में उसके अंदर में क्या होते हैं, कैविटीज होते हैं, और वो कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिल। वही ब्लास्टोसिस्ट आकर के यहाँ पर इम्बेडेड कर जाता है, धंस जाता है, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन का मतलब हो गया अब नारी गर्भवती हो गई है। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि नारी गर्भवती हो गई है, फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, यानी एम्ब्रियो का वह स्टेज जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट, 64 सेल वाला लगभग, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और वो जब बन जाता है तो 7वां दिन लगभग हो जाता है, और आकर के यहाँ पर धस जाता है। तो 7वां दिन आकर धसना, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और इसका आंसर ब्लास्टोसिस्ट है ना। वही इसका फोटो है, आप अपना देख लीजिएगा, यही है ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ आकर के ये धस जाता है, इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम के लेयर में। अगला, प्लासेंटा इन द ह्यूमन, हमारे बॉडी में, इंसान की बॉडी में जो प्लासेंटा बनता है, वो प्लासेंटा किससे बनता है, तो आप लोग को फिगर बनाए थे, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा फिगर, और ये फिगर थोड़ा आपको तैयार भी रखिएगा, है ना, तैयार रखिएगा। जैसा कि हमने बताया था कि अगर मान लो ये कोरियोन है, ठीक है, ये कोरियोन है, और ये क्या है, एमनियोन, ये एमनियोन है, और ये क्या,
ये बेबी है। तो प्यारे, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये पीला वाला पीला वाला पीला वाला, इस पीला वाला का नाम क्या है? कोरियोन। पिंक वाला का नाम है एमनियोन। मैं पीला वाला की बात करता हूं प्यारे। ये पीला वाला का नाम है कोरियोन, और यही कोरियोन क्या बनाता है? कोरियोनिक भिलाई, ये फिंगर लाइक। और इसी कोरियोनिक भिलाई में इधर से कौन आ गया? देखिए, ये यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो सब आकर के इसमें अंदर में क्या कर गया? इंटरडिजिटेट कर गया, इंटरडिजिटेट ऐसे करके। तो ये जो फिंगर है, ये कोरियोनिक भिलाई है, जो फीटस की तरफ से आया है, उसके कोरियोन से आया है। और इसमें जो जगह बच गया, इधर से कौन आया? एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू है वो धस गया, इंटरडिजिटेट कर गया, और इसी इंटरडिजिटेशन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? प्लासेंटा बनता है। यही प्लासेंटा है। तो प्लासेंटा के बनाने में किसका हाथ है? तो कम से कम कोरियोन। कोरियोन से क्या बनता है? कोरियोन। और प्यारे, जहां तक इसका सवाल है, तो ये देखिए यहां आकर के ये क्या बनता था? ऐसे करके ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। ये सब फोटो बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि ये फोटो आपके 12वीं के बोर्ड में ये एक बार आ चुका है, फिर ये रिपीट हो सकता है। ये रिपीट हो सकता है कि एक फीटस, डेवलपिंग फीटस को बताइए और प्लासेंटा के साथ डेवलपिंग फीटस का एक फोटो बनाइए। तो ये फोटो बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या होगा? प्लासेंटा इन ह्यूमन बॉडी कैसे बनता है? आंसर क्या होगा? इस दोनों से नहीं, आंसर होगा कोरियोन से। क्या होगा? कोरियोन से। कोरियोन क्या बनता है? कोरियोनिक भिलाई। ये कोरियोनिक भिलाई है सब। आगे है, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच जर्मिनल लेयर? हमारे बॉडी में जब हम मां के गर्भ में थे, जब हम इम्ब्रियो होते हैं, तो हमारे बॉडी में 3 प्रकार के जर्म लेयर है: एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। कुछ ऑर्गन हमारे बॉडी के जो बने हैं एक्टोडर्म से, कुछ मेसोडर्म से, कुछ एंडोडर्म से। अगर जैसे मैं बात करूं आई लेंस, स्किन, ये सब कहां से बना है? एक्टोडर्म से। हमारा ब्रेन किससे बना है? एक्टोडर्म से। हमारा ये नेल, ये बाल किससे बना है? एक्टोडर्म से। अगर हम बात करें हार्ट किससे बना है? ब्लड किससे बना है? ये सब बना है किससे? मेसोडर्म से। तो ये पूछता है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो मेसोडर्म आंसर होगा, मेसोडर्म। तो मैं इतना इसीलिए बोल रहा हूं, क्वेश्चन तो बड़ा छोटा था, लेकिन मैं कुछ अधिक चीज इसीलिए बोल देता हूं कि आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आए, कुछ और आ जाए। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि आई लेंस, आंख का लेंस, या स्किन, जो हमारे बॉडी का स्किन है, वो किस जर्म लेयर से बना है? तो आंसर झट से मारो, एक्टोडर्म। तो थोड़ा सा याद होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने ये बता दिया। और पूछ दे किडनी किससे बना है, या ऐसे पूछ दे चलो मान लो जीआईटी किससे बना है, तो कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने उसको ब्रॉड हेडिंग में हमने बता दिया आपको सब कुछ। इस बाल पूछ दे, एक्टोडर्म, है ना। Which one is haploid? Which one is haploid structure in the following? निम्नलिखित में से कौन हैप्लोइड है भाई साहब? वो देखिए, जायगोट डिप्लोइड है, गैमिट हैप्लोइड है, ओवम हैप्लोइड है, ये फीमेल गैमिट, ये मेल गैमिट। इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बोथ। हिमोकोरियल प्लासेंटा, वैसे ये चर्चा नहीं है आपके एनसीईआरटी में, ये चर्चा नहीं किया है हिमोकोरियल वर्ड, बट कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाया करता है कि इंसान में जो प्लासेंटा बनता है, वो प्लासेंटा का कैटेगरी क्या है, वो किस टाइप का प्लासेंटा है। तो ये आप याद कर लीजिए, इंफॉर्मेटिव है ये आपके लिए। हिमोकोरियल, हिमोकोरियल यानी कोरियोन जो होता है, कोरियोन से जो बनता है कोरियोनिक भिलाई, उस कोरियोनिक भिलाई एक इधर से उधर से मां का ब्लड, उसमें इंडोमेट्रियम का जो ब्लड होता है मदर का, वो आपस में आके सटा रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा हिमोकोरियल। और भी इससे काफी डिटेल्स हैं, लेकिन फिलहाल आपको जानना पड़ेगा कि इंसान का जो प्लासेंटा होता है उसको किस वैरायटी का होता है, उसका नाम क्या है? नाम है हिमोकोरियल, हिमोकोरियल, ठीक है। हिमो माने ब्लड, माँ का ब्लड, कोरियल माने बच्चे का ये कोरियोनिक भिलाई। तो आंसर है ह्यूमन। ह्यूमन का जो प्लासेंटा होता है वो क्या होता है? हिमोकोरियल होता है। आगे चलता हूं, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी डू लिम्ब्स एंड डिजिट्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलप? कितने महीने के बच्चे मां के गर्भ में हो जाते हैं, फीटस जब तब लिम्ब बन जाता है, और लिम्ब का डिजिट यानी हाथ पैर बन जाते हैं,
और हाथ पैर की जो उंगलियां है वो भी बन जाता है। ये आप लोग रटवाए हुए थे 2 months आफ्टर एट द एंड ऑफ 2 month, 2 month के लास्ट में। और फर्स्ट मंथ के लास्ट में क्या बनता है? हार्ट। 2 मंथ के लास्ट में क्या बनता है? लिम्स एंड डिजिट। और थर्ड मंथ के लास्ट में क्या क्या बन जाता है? जितने भी हमारे बॉडी में, जितनी भी फिटस के बॉडी में मेजर ऑर्गन सिस्टम है वो सब बन जाते हैं। सब याद रखिएगा। 5वां महीना में पहली बार बच्चा मूव करता है। 6ठा महीना में क्या होता है? ये आईलैश आंख का बाल, ये आईलिड का बाल आ जाना, दोनों आईलिड सेपरेट हो जाना, है ना, पूरे बॉडी पर क्या आ जाना? बाल आ जाना। ये सब याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा लिम्स कब आते हैं? 2 months। अगला, which of the following secrete large amount of progesterone? इसमें से कौन सबसे अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन निकालता है? जब आप लोग को पढ़ाए थे कि ओवरी में ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल जब फट जाते हैं और जब ओवम यानी इसको सेकेंडरी उस साइड बाहर निकल जाता है, तो ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, जो फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है, अपने आप को रीअरेंज करता है एलएच के देखरेख में रीअरेंज करता है और यहाँ क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका और यही, और जब तक एलएच है तब तक ये मेंटेन है, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन है तब तक अपनी बॉडी से क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरोन। क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? इंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करके रखता है। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीएल। और कॉर्पस ल्यूटियम का एक नाम और भी है। कॉर्पस ल्यूटियम का नाम क्या? दूसरा नाम येलो बॉडी भी है। याद रखिएगा, येलो बॉडी, क्योंकि ल्यूटिया माने क्या होता है? येलो कलर, है ना, तो येलो बॉडी भी है। तो आंसर क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम। आगे चलता हूं। एट व्हिच स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis स्टार्ट इन द फीमेल? फीमेल में, यानी अगर oogenesis लिख दे तो फीमेल लिखना जरूरी नहीं है। ये बात कंफर्म हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम, तो ये फीमेल की बात हो रही होगी। तो फीमेल में oogenesis जो है उसके जिंदगी में कब स्टार्ट होता है? जैसे अगर बात करें, हम लोग अपनी बात करें मेल में, तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? जब मेल में प्यूबर्टी आती है। 14 से 15 साल का जब उम्र हो जाता है, प्यूबर्टी आती है, सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या शुरू होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों? हमारे उस समय हमारे पिट्यूटरी से एफएसएच हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है और वहां से कहां आया? हमारे एफएसएच और एलएच पिट्यूटरी से निकल के हमारे आते हैं गोनेड्स में, टेस्टिस में, और काम शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार फीमेल में oogenesis यानी ओवम बनने का काम कब शुरू होता है? तो मैंने आपको बताया था बहुत चौंकाने वाली बात कि फीमेल में कब शुरू होता है? जब उस फीमेल का जन्म भी नहीं होता है, वो लड़की माँ के गर्भ में रहती है, लड़की जन्म भी नहीं लेती है, माँ के गर्भ में ही है, उसी वक्त उस लड़की के ओवरी में, उस बच्ची के ओवरी में ओवम बनने का काम शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, यानी बिफोर बर्थ से ही शुरू हो जाता है। अगला, which of the following layer in an antral follicle is a cellular? एंट्रल फॉलिकल कहे तो क्या मतलब? वही जो आप जिसको बोल रहे हो ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में एंट्रम भी तो होता है। एंट्रम का मतलब फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है ना। तो प्यारे, तो उस ग्राफियन फॉलिकल में कौन जो है असेलुलर लेयर है? असेलुलर लेयर है कौन? तो इसमें से आपके लिए मैं ये छोड़ दिया हूं, ये मैं नहीं मारूंगा, आप खुद आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं चेक करूंगा कितने आदमी सही लिखे हैं। कौन असेलुलर लेयर है? गिव आंसर इन कमेंट। देखो मैं लिख भी दिया हूं बोल्ड लेटर में। तो प्यारे इसका आंसर लिखेंगे और इसका आंसर मैं बता भी दूंगा। आप कैसा लिखते हैं वो मैं चेक करूंगा। और अगला जो सेशन होगा, जो 4th सेशन होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डील 4th सेशन और द 5th सेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। और तब तक के लिए हम लोग यहीं पर विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।